हाँ तो राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड इंग्लिश के सैंपल पेपर 2025 की। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का मेन मोटिव ये रहेगा कि अगर आपने इंग्लिश के एग्जाम की बहुत बढ़िया तैयारी कर ली है तो आप एक बार ये जज करके देखिए, एक बार एनालाइज करके देखिए कि आपको कितना कंटेंट आता है अच्छी तरह से। मतलब आप एग्जाम में कितने मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहिएगा। मैं आपको इस 2025 के एग्जाम की ग्रामर बताने वाला हूं और ग्रामर के साथ साथ में सारे पेपर को एनालाइज करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए प्रेफर करना चाहूंगा जिन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और वो 80 में से 75 से भी ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर किसी की तैयारी नहीं भी हुई है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मैंने अभी तक यूट्यूब चैनल पर जितनी वीडियो अभी डाल रखी है, अभी लेटेस्ट वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आप पूरी देख सकते हो। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 12th क्लास की इंग्लिश लिटरेचर की भी और ग्रामर सेक्शन की भी, राइटिंग स्किल की भी, रीडिंग स्किल की भी, सभी की अलग अलग। वहां पे जाके अगर आप एक एक वीडियो को वॉच कर लेते हो तो आपके एग्जाम में बहुत शानदार मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का श्री गणेश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हम बात करने वाले हैं सैंपल पेपर 2025 एमपी बोर्ड के। और ये पेपर जो है वो टोटल 80 मार्क्स का रहता है, जिसमें से आपको टोटल नंबर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 15 होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे मैं स्टार्ट करना चाहता हूं ग्रामेटिकल सेक्शन से। तो मैं डायरेक्टली चले जाता हूं ग्रामर पोर्शन पे। तो प्यारे बच्चों, ग्रामर जो है वो आपको 10 नंबर की आती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ग्रामर को बिल्कुल सही करना। अगर आपके ग्रामर एग्जाम में सही निकल जाती है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो गलतियां होती हैं बच्चों से वो होती है ग्रामर में। तो चलिए बिल्कुल डीपली समझते हैं कि कैसे इसको यूज करना होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको 5 या तो फिलिंग द ब्लैंक्स पूछता है या फिर आपसे 5 एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं ग्रामर के। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मोहन इज एमए ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो एम ए लिखा हुआ है इसको अगर मैं प्रोनाउंस करूंगा तो मुझे वोवेल का साउंड देखने को मिलेगा। और जहां पर भी वोवेल का साउंड आता है वहां पे हम एन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एमए को अगर लिखता हूं तो मुझे इस तरह से लिखना होगा। ओके, वॉल साउंड आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगला लिखा हुआ है, शी डिड नॉट मेक स्पेस मिस्टेक इन द एसे। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखो सेंटेंस नेगेटिव है और मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में पढ़ा रखा है जहां पर भी सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, एनी का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लगा लेंगे, एनी लगा लेंगे। शी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन ऐसे। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर है। When I was at school, जब मैं स्कूल में था, I space never understand physics। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे कैन लगा लेते हैं। ये कैन नहीं लगा सकते आप प्यारे बच्चों। कैन तब लगाते हैं जब यहाँ पे वॉज नहीं होता। वॉज तो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है और जब ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे कैन की जगह पर क्या आना चाहिए, कुड आना चाहिए। तो सही आंसर आपका कुड रहेगा, कैन नहीं रहेगा। ओके, मे का यूज तो हम प्रिडिक्शन के लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं, ब्लेसिंग्स के लिए कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट यूज मे इन द सेंटेंस। ओके, वी हैव टू राइट कुड। स्पेस आई हेल्प यू, है ना, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यहां पे हम मे का यूज करेंगे। ओके, मे का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम व्यक्ति को परमिशन के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पे आपको मे लगाना चाहिए। अ केट जंप स्पेस द रनिंग वाटर। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लगाएंगे इनटू। क्लियर है। वाटर जो होता है वो एक होलो सरफेस बनाता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज इनटू इन द सेंटेंस। ओके, इनका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। बाय का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं और ट्रेवलिंग के यूज करते हैं, जैसे कि मैं कार से आया, आई केम बाय द कार। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, स्पेस देयर इज लाइफ देयर इज होप। इसका मतलब समझो प्यारे बच्चों, यहां पे एक कंजक्शन का यूज होगा। इसका मतलब होता है जैसे ही, इसका मतलब होता है जब तक, और इसका मतलब होता है मानो। मैं तीनों के एग्जांपल बताता हूं। इसका मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही। इसका मतलब होता है जब तक, और इसका मतलब होता है मानो, है ना, ऐसा। ठीक है, अब देखो, जैसे ही देयर इज लाइफ देयर इज होप, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, है ना। इसको यूज करते हैं जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीदें हैं ना। इसको इंग्लिश में बोला भी जाता है एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। ओके, एज इफ का यूज तो हम करते हैं कंडीशन ऐसी बताने के लिए, जैसे मानो। ओके, वो मुझे इस तरह से देख रहा था मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। He was looking at me as if he wanted to say something to me। इस तरह के सेंटेंस में हम as if का यूज कर सकते हैं। ओके, आगे की सेंटेंसेस की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, डू एज डायरेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। एक एक सेंटेंस को बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। प्यारे बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है, ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रिवर। यहां पे हमको यूज करना है सो दैट का यूज करना है। प्यारे बच्चों, सो दैट का यूज कैसे करेंगे, सुनो। यहाँ पे स्पेस लगा हुआ होगा, थोड़ी मिस्टेक दी हुई है। ठीक है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ओल्ड है, मतलब बूढ़ा है। तो आंसर बनेगा ही इज सो ओल्ड। प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल है। ही इज सो ओल्ड, इस टू की जगह पे सो लगाएंगे।
ही इज सो ओल्ड, फिर इस टू की जगह पर लगाना होगा हमको दैट, ही इज सो ओल्ड दैट। अब प्यारे बच्चों आपको याद होगा जब भी दैट लग जाता है तो हम सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब पूरा लिखना होता है। अब आपने ऐसा बोल दिया है कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है, तो क्या वो नदी को क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही, पहले अपन को ही लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपन दैट के बाद लिख देंगे डायरेक्ट ही, क्योंकि यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये कैन नॉट कहां से लगा लिया? अरे मेरे भाई, मैंने कैन नॉट इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है, और जब वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है, ओल्ड है, तो वो रिवर को क्रॉस नहीं कर सकता। हम यहाँ पे कैन नॉट का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में बोला है शी नोज मी, यहाँ पे हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो प्यारे बच्चों देखो, पैसिव वॉइस का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाना है मैं ये सजेस्ट करूंगा उस वीडियो को एक बार देख लो, आपको सब समझ में जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं सेंटेंस बनाता हूं। पैसिव वॉइस कैसे बनती है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अगर उल्टा कर देंगे, वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट से, तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। रिपीट करूंगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आप रिवर्स कर दीजिए, मतलब ऑब्जेक्ट पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो आपका पैसिव वॉइस बनेगा। तो पहले हम मी लिखा है तो मी को हम यहाँ पे आई लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एस लगा है तो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में इज एम आर यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे आई एम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब नो की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे नॉन, आई एम नॉन बाय, फिर आ जाएगा शी को हम लिखेंगे हर। इस तरह से ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। आगे क्या लिखा है? गोपाल इज माय फ्रेंड, ही हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। यहाँ पे हमको इससे किससे जोड़ना है? हु से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गोपाल और ही दोनों एक ही सब्जेक्ट है, मतलब हम दोनों सेंटेंस में गोपाल की ही बात कर रहे हैं, तो हम गोपाल को लिख लेंगे तो ही को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ऐसा लिखेंगे, गोपाल इज माय फ्रेंड। ओके, गोपाल इज माय फ्रेंड, गोपाल मेरा दोस्त है जिसने क्या किया है? टॉप किया है। तो हम लिख देंगे हु हैज टॉप्ड, हु हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। इस तरह से आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। इतना आसान होता है प्यारे बच्चों। अगला लिखा हुआ है एज सून एज आई saw her आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग। प्यारे बच्चों यहाँ पर एज सून एज लगाए, और मैं इतना जानकार तो हूं, ये 100% बोल रहा हूं, आपके पेपर में नो सूनर देन का यूज करने के लिए जरूर आएगा। नोटेड माय वर्ड, आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे कैसे यूज होता है सुनिएगा। एज सून एज की जगह पर लिखेंगे हम नो सूनर देन, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं और उसके बाद बनाता हूं, यहीं पे सेंटेंस को बना देता हूं। आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एज सून एज की जगह पर हम लिखेंगे नो सूनर। नो सूनर लिखने के बाद जिस सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको पास्ट इंडेफिनेट बनाना है, वो तो है ही सर पास्ट इंडेफिनेट, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, है ना। सा सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ पे लगाएंगे डिड आई, फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा हर। इतना सिंपल सा काम है। फिर से रिपीट करूंगा, एज सून एज की जगह पे हम लगेंगे नो सूनर। नो सूनर लिखने के बाद सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आएगा डिड आई सी हर, फिर कॉमा की जगह पे देन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे आई न्यू देयर, आई न्यू देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, देयर वॉज समथिंग रॉन्ग। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस, ही परचेज्ड अ कार, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है प्यारे बच्चों। अब ये सेकंड फॉर्म किसको इंडिकेट कर रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। हमें चेंज करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होती है प्यारे बच्चों इज, एम और आर। मतलब हम यहाँ पे इज, एम या फिर आर का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको बना के दिखाता हूं। सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, ही के साथ हम लगाते हैं इज, ही इज, फिर आ जाएगा परचेजिंग, है ना, ही इज परचेजिंग, फिर आ जाएगा अ न्यू कार। अब आप बोलोगे सर आपने इज क्यों लगाया? प्यारे बच्चों ही जो होता है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जिसमें हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ही फेल्ड, वो फेल हो गया। ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। वी हैव टू कनेक्ट द सेंटेंस बाय यूजिंग अ कंजक्शन, हमें सो का यूज करके इन सेंटेंस को लिखना है। अब इसको ऐसे बोलूं क्या मैं, वो फेल हो गया इसलिए उसने पढ़ाई नहीं की। अरे भाई, सो का मतलब तो क्या होता है? इसलिए। तुम ऐसा थोड़ी बोलेंगे वो फेल हो गया इसलिए उसने पढ़ाई नहीं की, गलत। पहले इस सेंटेंस को बोलना पड़ेगा, पहले ये आएगा। हम बोलेंगे ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने सही से पढ़ाई नहीं की, सो ही फेल्ड, इसलिए वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये बाद में लिखाएगा सेकंड नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे ये लिखाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी ग्रामर बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गई होगी। अब अगर ये समझ में आ गई है तो हम इसको भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप ही बताइएगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। देखो, जिसने मेहनत करके पढ़ाई की है उसके तो बिल्कुल सारे नंबर से सही निकलना है, बस एक बार प्रैक्टिस मेरी तरह यहाँ पे हो जाए।
अब देखो यहाँ लिखा है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। ये है बेटा आपकी फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है द रेड ट्रैप। और प्यारे बच्चों द रेड ट्रैप चैप्टर की जो राइटर है वो है सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है, आपको ये चीजें बिल्कुल परफेक्टली पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो पहला यही बन गया, मैंने आपको जो बताया वही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नेम द चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है तो अभी बताया, देखो द रेड ट्रैप जो है वो चैप्टर का नाम है, बस आपको इसका कंटेंट पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पिटी। पिटी का एंटोनिम क्या होना चाहिए, पिटी मतलब का छोटा। ठीक है, तो इसका एंटोनिम बताना है, एंटोनिम मतलब उल्टा बताना है, तो इसका उल्टा होगा मेजर। मेजर मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अगला आ जाएगा व्हाट डज द फ्रेज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब कि पूरा मन लगाकर कोई काम अच्छे से करना। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब हो सकता है स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, आशावादी होना किसी चीज को लेकर। नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के ऑथर का नाम बताइए। अभी ऊपर बता के आया हूं मैं, सेल्मा लेगरलॉफ जो है वो इसके कौन है, ऑथर है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लीम। ग्लीम का मतलब होता है चमक, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्पार्कल हो जाएगा। स्पार्कल मतलब भी चमक ही होता है। अब बताइएगा ये किस चैप्टर का लिया गया है। प्यारे बच्चों मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूं, आप मेरे शब्दों को बिल्कुल लिख लो, आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पेपर वाले दिन बोलोगे ये 2026 के पेपर में 100% आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी है ये, बिल्कुल रट लो आप, है ना। कौन से चैप्टर का है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। देखो फ्राइडे शब्द को इंडिकेट किया गया है, मतलब किस डे की बात हो रही है, फ्राइडे की, है ना। होम टू कोचिंग, है ना, कोचिंग जा रही थी, मम्मी बैठी थी मेरे बगल में, डोज ओपन माउथ थी, उसका चेहरा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जिंदा लाश हो, मुझे रियलाइज होता है बिल्कुल दर्द होता है। आप बताओ द पोएटेस इज ड्राइविंग ऑन विच डे, किस दिन को डिस्क्राइब किया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अभी बताया था मैंने, फ्राइडे को डिस्क्राइब किया गया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएटेस। पोएटेस के बगल में कौन बैठी हुई है, तो देखो उनकी मम्मी बैठी हुई है, तो हम लिख देंगे हर मदर बैठी हुई है। ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नेम आपको पता ही होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि ये चीजें बहुत जरूरी है। माय मदर एट 66 जो है वो इसकी पोएट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सेंटेंस भी देख लेते हैं, और पैराग्राफ कौन से चैप्टर का है तो आप बता दीजिएगा। प्यारे बच्चों ये लिया गया है आपसे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसके राइटर का नाम याद रखो तिशानी दोषी जो है वो इसके राइटर है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। कितने स्टूडेंट्स इसका पार्ट थे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 52 ऑफ अस, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 52। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू। कैप्टन किस चीज के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहा था, टू क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक। आप इसका आंसर ऊपर से ढूंढ लोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला लिखा है व्हाट इज गोर-टेक्स। गोर-टेक्स का आंसर भी ऊपर से मिल जाएगा। अंडरनीथ अवर फीट वॉज दिस थिक आइस पीक, ये आंसर भी आपको ऊपर पैराग्राफ में से मिल जाएगा। अब आप एक बार क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन आंसर जो है वो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। मैं आपको पूरा कंटेंट बताऊंगा, बस आपको बोर्ड पे देखने की जरूरत है। चलिए, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या चीज थी जो पुटअप थी, मतलब की छपी हुई थी। तो मैं आपको बताता हूं बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, बिल्कुल ध्यान से आप नोट्स को देखते रहिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड। ठीक है ना। For the last 2 years, all the bad news had come from bulletin board. An order had come from Berlin that German language would be taught from tomorrow in France. Moreover, the news of lost commander were put up on bulletin board. ये क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा, इसे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। मैं इसको समझा नहीं रहा हूं, बस आपको दिखाते जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद का जो शहर है वो किस चीज के लिए फेमस है प्यारे बच्चों, तो आपको आंसर बताना रहेगा। ये आंसर आपको अगले वाले पेज पे ही मिल जाएगा। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो आप आंसर लिख देंगे The city of Firozabad is famous for making bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass bangles industry. ये आंसर आप इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस ने पानी के डर से बाहर आने का डिसीजन क्यों लिया था, तो प्यारे बच्चों ये आपको मिलेगा 3rd चैप्टर में। मैं आंसर दिखा देता हूं, आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है Why was Douglas determined to get over his fear of water? Douglas was determined to get over his fear of water because he was not able to go for swimming, boating and fishing, so he took the help of an instructor and overcome his fear of water. He also crossed a warm lake to reduce his fear. ठीक है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। इसके बाद आपको 4th क्वेश्चन लिखा है लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। तो प्यारे बच्चों ये आपको इंडिगो चैप्टर से लिया गया है। मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूं, आंसर आपको ही करना पड़ेगा, और मैं बोल रहा हूं इस साल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु इन टुडेज वर्ल्ड इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज।
तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इंटरव्यू चैप्टर में, है ना। मैं आपको वहां तक भी ले जाता हूं, इंटरव्यू चैप्टर के वहां तक भी आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। Who is today's world is our chief source of information about personalities। तो यहाँ पे हमको आंसर में लिखना है इंटरव्यू, ओनली इतना सा ही आंसर आपको यहाँ पे लिखना था। अगला लिखा है why did the peddler decline the invitation। ये क्वेश्चन इस साल के एग्जाम के लिए महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। why did the peddler decline the invitation, ये आपको 4 चैप्टर में आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको पूरा आंसर पढ़ाता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका why did the peddler decline the invitation, ठीक है ना। The peddler declined the invitation because he was not a captain but a thief and he has stolen the money of crafter, so he did not want to go with the iron master as he had afraid maybe the iron master came to know about him। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। और एक और क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। साहेब जो है वो कचरे के ढेर में से किस चीज को ढूंढ रहा था, है ना। ये क्वेश्चन आपको और कंप्लीट कर लेना है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट रहेगा, फाइनल क्वेश्चन, है ना। What was साहेब looking for in the garbage dumps, ये आपको सेकेंड चैप्टर के अंदर से ही आसानी से मिल जाने वाला है। देखो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, बाकी मेहनत करने के लिए हम यहाँ पे आपके सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, मतलब एक एक क्वेश्चन में आपको यहीं के यहीं बता रहा हूँ कि क्या देखना है आपको। Why has been the mother compared the late winter's moon, ये क्वेश्चन इस साल के पेपर के लिए बहुत ही जवाबदार इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं और इस वीडियो को देख के तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों आपके नंबर बिल्कुल कम नहीं आ सकते, है ना। ये क्वेश्चन है Why has the poet's mother been compared to the late winter's moon, ये क्वेश्चन आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, है ना। What will counting up to 12 and keeping still help us to achieve, ये क्वेश्चन भी आपको कीपिंग क्वाइट पोएम में से मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि इनकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप वहां पे जाके देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से मिल जाएगा, रोड साइड स्टैंड वाली पोयम में मैं आपको दिखा दूंगा, आप तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको बस हमारे कंटेंट को देखकर तैयारी करना है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, है ना। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। मैंने सारे क्वेश्चन टाइप करके रखे हुए इसके अंदर ताकि बच्चों को बिल्कुल परेशानी का सामना ही ना करना पड़े, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अगली वाली बुक की। यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, ये आपको सेकंड वाली बुक में से चैप्टर मिल जाएगा। द टाइगर किंग उस चैप्टर का आंसर है ये, तो मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, इसी क्वेश्चन को आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद है हु वाज डॉक्टर सदाव, है ना। हु वाज डॉक्टर सदाव, थर्ड लेवल वाला आंसर भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ये थर्ड लेवल वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर्स टू, ये क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिएगा। और डॉक्टर सदाव वाला जो चैप्टर है वो उसका क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। बढ़िया मैं नोट्स खोल खोल के बताते जा रहा हूं, आप लोग बस इसको देख के बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस नोट्स में नहीं दिया है, बाकी ये दोनों मिल जाएंगे आपको। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मिलेगा आपको सेकंड चैप्टर में, मतलब कि द लोस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर में। तो मैं आपको वहीं पे ले जाता हूं लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर की तरफ, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ विलेजेस टू सिटीज, ठीक है, ये कर लेना है। और राइट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं ये आपको कहां मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया राइट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, ये भी आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी बातें और हैं, वो और कर लेते हैं अपन साथ में। ये क्वेश्चन व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स इन द पोएम, ये कीपिंग क्वाइट का है। और ये चाइल्डिश लॉन्गिंग वाला जो क्वेश्चन है वो रोड साइड स्टैंड का। मैं सजेशन दूंगा थोड़ा सा बड़ा लिखना आप क्वेश्चन को, है ना। देखो हम रटते नहीं है चीजों को, हम समझते हैं तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी बात मानो, आप आराम से आप लिख दोगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मिला था अपन को ये वाला, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स इन द पोएम। और एक क्वेश्चन अपन को मिला था चाइल्डिश लॉन्गिंग वाला, तो चाइल्डिश लॉन्गिंग वाला क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो 75 वर्ड्स में पूछता है तो आपको मैंने पोएम इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाई है, आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। Why is Antarctica the place to go to understand about Earth present past and future, ये आपको अंटार्कटिका वाले चैप्टर का आंसर है, तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका रहेगा Why is Antarctica the place to go to understand the Earth present past and future। तो यहाँ तो हो गए हमारे लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर की बात, पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर बी में आपसे क्या पूछा है ना, सेक्शन नंबर बी में आपसे क्या पूछा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक नोटिस लिखना है अपन को, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग, आपको एक स्कूल का बैग मिला है। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखकर आना होता है, ठीक है ना। आपको एक स्कूल बैग जो है वो मिला है, उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक नोटिस लिखना है, ठीक है।
तो स्कूल बैग मिलने के लिए नोटिस कैसे लिखा जाता है, तो वो आप यहां से एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ये है आपका वो नोटिस। ठीक है, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग, इसको एक बार अच्छी तरह से देख लो तो आपको चीजें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा मैंने इसके पूरे के पूरे डिटेल वीडियो बना रखे हैं, वहां पे जाके आप इसको आसानी से समझ सकते हो। मैं सिर्फ पेपर एनालाइज कर रहा हूं इसलिए आपको दिखाते जा रहा हूं। डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन से नो टू जंक फूड, ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, यहाँ पे आपको लेटर लिखना है एसडीएम को, किसके लिए, राइट अ लेटर टू द एसडीएम ऑफ योर एरिया रिक्वेस्टिंग हिम टू पुट अ बैन ऑन लाउड स्पीकर, ये भी हमारे नोट्स में दिया हुआ है, वहां से आसानी से देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रेन एक्सीडेंट दिया है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैंने पुराने वीडियोस में इसको नहीं दिखाया है, तो एक बार ट्रेन एक्सीडेंट वाला टॉपिक मैं आपको कंप्लीटली दिखा देता हूँ ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, है ना। ट्रेन एक्सीडेंट आप कैसे करेंगे, आपको नहीं करना है एक्सीडेंट, आपको बस टॉपिक को देखना है। ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट वाला टॉपिक भी हमारे पास लिखा हुआ है, तो आपको उसका वीडियो या फिर आपको उसका नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, ये ट्रेन एक्सीडेंट वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, मतलब कुल मिला के पूरा पेपर यहाँ से आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ये भी मेरे नोट्स में इंग्लिश लैंग्वेज भी दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ गेम्स भी दिया हुआ है। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे पास मैसेज कर दीजिएगा, हमारे जो ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको 10th या 12th क्लास की स्पोकन इंग्लिश की कोई भी वीडियो देखना है तो आपको हमारे चैनल पे मिल सकता है। कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, दोनों अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके पास रहेंगे। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फैला दीजिए सभी में। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा नाम बनाए, हम खूब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको एक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।